जैन साथियों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आमेर के कछवा वंश के शासन के बारे में। आमेर जो कि जयपुर में है, जयपुर में कछवा वंश का शासन चलता था। इसके अलावा अलवर के क्षेत्रों पर भी कछवा वंश का शासन था, लेकिन यहाँ पे नरुका शाखा थी। कछवा वंश की नरुका शाखा के द्वारा शासन चलता था अलवर में, लेकिन जयपुर में जो मुख्य रूप से कछवा वंश था वो शासक रहे थे। बेसिकली आमिर के जो कछवा वंश है, इसकी स्टार्टिंग जो शुरुआत हुई थी ये दौसा से शुरुआत हुई थी। इसकी उत्पत्ति के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि आमेर के जो कछवा वंश है ये भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज ये माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या पर राजा राम का शासन था, तो इन्हीं के वंशज बाद में मुकुटपुर में रहे थे, और इसके बाद में सोन नदी के आसपास में ये साकेत और रोहितास इन पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, और इसी के वंशज में हुए थे राजा नल। राजा नल ने 826 ईस्वी में ग्वालियर के आसपास में नींव डाली थी, जो कि उसके वंशज थे राजा नल, और ग्वालियर में ही इनका शासन चलता था। और इसके एक पुत्र थे साल कुमार, जिसे ढोला के नाम से भी जानते हैं, और इनका विवाह 3 साल की उम्र में बीकानेर की जो एक राजकुमारी थी, जो कि राजा पिंगल की पुत्री थी, जिसको मरवण के नाम से जानते थे, या शॉर्ट में इसको मारू के नाम से जानते थे। तो ढोला और मारू के नाम से जो प्रसिद्ध हुए थे वो इन्हीं कछवा वंश के वंशज रहे हुए थे। और नल की 21वीं पीढ़ी में ही यहाँ एक और शासक हुए थे जिसका नाम है सोडादेव, और इन्हीं के ही पुत्र थे तेजकरण दुलेराय, जिन्होंने द्वारा कछवा वंश की नींव रखी जाती है। इनका विवाह दौसा में एक रालभ सिंह चौहान है, इनकी पुत्री सुजान कंवर से इनका विवाह हुआ था, और यहीं से स्टार्ट होती है चौहान वंश की कछवा वंश की नींव। तो देखते हैं यहाँ पे जो दौसा है, इस पे उस समय चौहान और बड़गुजरों का शासन हुआ करता था। तो चौहान शासकों ने तो अपनी पुत्री का विवाह यानी कि सुजान कंवर का विवाह तो इस तेजकरण से कर दिया है, और लेकिन बाद में चौहान और बड़गुजरों में आपस में मतभेद हो जाता है, शत्रुता हो जाती है। तो चौहान लोग अपने दामाद को इन बड़गुजरों से छुटकारा दिलाने के लिए बुलाते हैं। तो दूल्हे राय यहाँ आता है, तेजकरण या दूल्हे राय जिसका नाम है। तो दूल्हे राय यहाँ बड़गुजरों को पराजित कर देता है। तो चौहानों के दारा बाद में दौसा क्षेत्र को इस दूल्हे राय को दे देता है। दूल्हे राय अपने पिता सोडादेव को दौसा का शासक बना देता है, और इसको इसकी राजधानी भी बना देता है। तो इस प्रकार से दौसा में कछवा वंश की पहली नींव रखी जाती है, यानी कि पहला जो राजधानी बनाई गई थी वो दौसा को बनाई गई थी। दौसा के बाद में ये आज चलते हैं जयपुर की तरफ, यानी कि जयपुर में उस समय मीणाओं का शासन था। तो यहाँ पर इन्होंने माझी माझी एक स्थान है और इस पर अधिकार कर लिया था। वैसे पहले समय प्राचीन समय में जो वर्तमान में रामगढ़ है, इसको पहले माझी के नाम से जानते थे। यहाँ पर मीणाओं को राज था। तो दौसा के बाद में दूल्हे राय ने माझी पर अधिकार कर लिया था और दूसरी राजधानी इसको बनाया था। और चूंकि ये भगवान राम के वंशज थे, भगवान राम के वंशज कुछ के वंशज मानते हैं, तो भगवान राम के नाम पर ही इन्होंने माझी का नाम बदल करके रामगढ़ रख दिया था। इसके बाद में यहाँ पे दूल्हे राय के द्वारा जम्बा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बाद में इसी का ही नाम जम्बा रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। जो कछवा शासक हैं, इनकी आराध्य देवी या इष्ट देवी वो शिला माता है, और कुल देवी जम्बाई माता। दोनों ही नाम ध्यान में रखना है। जम्बाई माता ये इनकी कुल देवी है, और जो आराध्य देवी है वो है शिला माता। इसके बाद में देखिए दूल्हे राय और जो मारुणी है, इनके पुत्र थे कोकिल देव, और इन्होंने आमेर में, अब देखो दो राजधानी बन चुकी है, एक दौसा बन चुकी है और उसके बाद में जम्बा रामगढ़ दूसरी राजधानी बन चुकी है। ये तो दूल्हे राय के द्वारा बनाई जाती है। और इसी वंश में अगला जो शासक होता है कोकिल देव, और कोकिल देव ने आमेर को विजित कर लिया था। और आमेर विजित करने के बाद में आमेर पर को एक राजधानी बनाता है, और वर्तमान में यानी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो राजधानी रही थी वो आमेर रही थी। तो ये तीसरी नंबर की राजधानी है, और 1207 में ये आमेर को राजधानी बनाता है। इसी के वंश में जो अगला शासक होता है ये चंद्रसेन का पुत्र पृथ्वीराज है, जो कि
खानवा के युद्ध में राणा सांगा का जिसमें साथ दिया था। पृथ्वीराज कछवा जो कि गलता में रामानुज संप्रदाय के संत रहे थे, कृष्णदास परिहारी इनके अनुयायी भी रहे थे। और पृथ्वीराज कछवा ने ही अपने राज्य को 12 भागों में बांट दिया गया था। अपने 12 पुत्रों में अपने राज्य को बांट दिया था, और जिनको 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसने किया था? पृथ्वीराज कछवा ने। पृथ्वीराज की एक पत्नी थी बालाबाई, ये एक धार्मिक महिला थी, और इनको आमेर की मीरा भी कहा जाता है। अब जैसे बात आती है कि मीरा की, तो मीरा के नाम से कई महिलाएं प्रसिद्ध है। जैसे कि आमेर की मीरा बालाबाई को कहा जाता है, जो कि पृथ्वीराज कछवा की पत्नी थी। बागड़ की मीरा गबरीबाई को कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई को कहा जाता है, और राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। तो ऐसे मीराबाई से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा पृथ्वीराज की एक और पत्नी थी बालाबाई। बालाबाई ये जो बीकानेर के शासक लूणकरण है, इनकी पुत्री थी, और इनके प्रभाव में आकर के ये अपने बड़े पुत्र भीमदेव को शासक न बना करके अपने छोटे पुत्र पूर्णमल को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, जिससे कि इनका बड़ा भाई यानी कि पूर्णमल का बड़ा भाई भीमदेव रुष्ट हो जाता है, और ये पूर्णमल को पराजित करके खुद को शासक घोषित कर देता है, जिसका शासनकाल 1533 से 1536 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद में भीमदेव के बाद में अगला जो शासक बनता है रतन सिंह, जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक बिलासी और अयोग्य व्यक्ति था, और इसके समय जो शासन चलाने वाला था वो था तेजी राय मलोद। तो ये शासक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रतन सिंह के समय थोड़ी सी एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि रतन सिंह के समय जो दिल्ली का शासक हुआ करता था शेर शाह सूरी हुआ करता था। तो इन्होंने अफगान शासक शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि राजस्थान में जो पहला शासक है जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी, तो वो है रतन सिंह। रतन सिंह के समय इसके चाचा थे सांगा, जिन्होंने कि मौजबाबाद के क्षेत्र पर अधिकार करके और सांगानेर नगर बसाया था। तो सांगानेर को बसाने वाले कौन थे? सांगा थे। ये वो सांगा अलग है, मेवाड़ वाले सांगा, ये दूसरा सांगा है, जो कि रतन सिंह के समय ही थे, और ये रतन सिंह के चाचा थे। इनके द्वारा ही सांगानेर बसाया गया था। और जैसे ही सांगानेर की मृत्यु हो जाती है, तो इनका छोटा भाई जिनका नाम है भारमल, ये और रतन सिंह, इन दोनों में आपसी मतभेद हो जाता है। तो भारमल क्या करता है, अपनी चतुराई से रतन सिंह के छोटे भाई आस्करण को अपने पक्ष में कर लेता है, और आस्करण को अपनी ओर मिला करके ये रतन सिंह को जहर देकर मरवा डालता है। और बाद में जब आस्करण शासक बनता है, तो आस्करण को हटा करके और खुद शासक बन जाता है भारमल। तो इस प्रकार से भारमल आमेर पर अपना अधिकार जमा लेता है। चूँकि ये पृथ्वीराज के छोटे पुत्र थे भारमल, जिसको बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं। 1547 से 1574 तक का इनका शासनकाल रहा था, और ये आस्करण को हटा करके और शासक बने थे। तो आस्करण जो कि इस्लामा शाह के शरण में चला जाता है। इस्लामा शाह जो कि शेर शाह सूरी का पुत्र था, और इन्होंने इससे सहायता मांगी थी। तो जो इस्लामा शाह है, जो कि शेर शाह सूरी के पुत्र थे, ये भारमल पर अपना अधिकार जमा करने के लिए एक सेनापति हाजी खां को भेजता है, लेकिन हाजी खां को भारमल अपने पक्ष में कर लेता है, और आस्करण को फिर नरबर का रियासत प्रदान करके उसको संतुष्ट कर देता है। लेकिन भारमल को कहीं न कहीं आमेर खोने का डर रहता है, तो वो ये सोचता है कि क्यों न किसी न किसी प्रकार के हमें मुगलों से सहायता मिल जाए, ताकि हम आमेर को सुरक्षित रख सकें। तो इसके लिए सबसे पहले ये अलवर से मुलाकात करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले ये मजनू खां के सहयोग से, जो कि नारनौल का एक अधिकारी रहा था, एक नारनौल हरियाणा के जो सूबेदार रहते हैं, इनकी सहायता से पहली बार ये दिल्ली में अकबर से मुलाकात करते हैं। इधर दूसरी तरफ पूर्णमल का जो पुत्र था सूजा, ये भी आमेर को हथियाना चाहता था, क्योंकि पूर्णमल को हटा करके ही ये शासक बने हुए थे। तो
पूर्णमल का पुत्र जो शुजा था ये भी आमेर को हथियाना चाहते थे। तो ये क्या करते हैं, ये मेवात के सूबेदार मिर्जा सफुद्दीन से मिलकर के आमेर पर आक्रमण कर देते। 1558 में ये आक्रमण करते थे मिर्जा सरफुद्दीन के साथ मिलकर के। तो यहाँ से फिर क्या है, बहरमल को यहाँ से भागना पड़ा और बाद में सफुद्दीन जब आमेर आया था तो इसको पैसे दे करके वापस एक बड़ी धनराशि इस सफुद्दीन को देनी पड़ी। लेकिन सफुद्दीन क्या करता है कि वापस तो चला जाता है, लेकिन इसके पुत्र हैं, जैसे जगन्नाथ है, आस्करण का पुत्र है राज सिंह है, और जोबनेर के जगमाल के पुत्र खगार, इन सबको एक धरोहर के रूप में अपने पास ले आता है। तो अब ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो अब बहरमल को ये लगता है कि भाई इनसे यदि हमें छुटकारा पाना है तो कहीं ना कहीं हमें मुगलों से सहायता प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो ये क्या करता है, ये एक बार फिर से और अकबर के समक्ष जाने की कोशिश करता है। जब 1562 में अकबर अजमेर आए थे तो ये रास्ते में ही अजमेर जब ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर दर्शन करने के लिए आते हैं अकबर, तो मार्ग में उससे भेंट होती है, लेकिन प्रॉपरली रूप से इसे मिलता नहीं है। लेकिन जब ये वापस लौट रहा होता है तो दूसरी बार जो मुलाकात होती है ये चगताई खां के सहयोग से होती है और सांगानेर में ये मुलाकात होती है। और यहीं पर बहरमल अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो राजस्थान का राजपूताना का शासक ये प्रथम शासक है जो कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और यहाँ अधीनता स्वीकार करने के बाद में जो मिर्जा सैफुद्दीन इसके जो परिवार को लिख करके चले जाते हैं, इसको छुड़ाने की ये गुहार लगाता है, प्रार्थना करता है। तो जब बादशाह अजमेर से जब दिल्ली लौटता है तो वो मिर्जा से जो धरोहर के रूप में जो इनके पुत्रों को लेकर के गया था उनको वापस देने का आदेश देता है। बाद में ये सांबर नामक स्थान पर अपने जो पुत्री है इनका विवाह, जिसका नाम है घरका बाई, ये शाही बाई या योद्धा बाई, ये इनका नाम है, इसकी पुत्री के नाम, इनका विवाह ये अकबर से कर देता है। और ये पहला शासक होता है जो कि मुगलों से अधीनता स्वीकार करके और वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। ये वही अरकाबाई है जो कि बाद में मरियम उज़्ज़मानी के नाम से जानी जाती है, और इन्हीं से ही सलीम का, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से जाने जाते हैं, इनका जन्म हुआ था। 1570 में अकबर नागौर दरबार लगाता है और इस नागौर दरबार में राजस्थान के अनेक राजपूत शासक इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अकबर बहरमल को अमीर उल उमरा की उपाधि देता है और साथ ही साथ में इसको 5000 का मनसब भी प्रदान करता है। इसके बाद में जो अगला शासक होता है भगवंत दास, जो कि बहरमल के ही पुत्र रहे थे। 1574 से 1589 के बीच में इसका शासनकाल रहा था और इनको अकबर के द्वारा राजा की उपाधि से नवाजा गया था। तो राजा की उपाधि भगवान दास को किसने दी थी? भगवंत दास या भगवान दास, दोनों एक ही नाम है। तो ये उपाधि इनको अकबर के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा 5000 का मनसब तो दिया ही है, इसके अलावा पंजाब का सूबेदार भी इसको नियुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद जो अगले शासक, इसमें जो मानसिंह की बात आती है कि मानसिंह है जो, ये तो भगवंत दास के बारे में मैंने बता दिया कि भगवंत दास जो थे इसको एक तो 5000 का मनसब प्रदान किया था, इसके अलावा पंजाब का सूबेदार भी इनको बना दिया गया था। वैसे देखा जाए तो भगवंत दास को अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था, जो कि ये असफल रहा था। बाद में बूंदी के राजा जो सुरजन राय हाडा है, इसको अधीनता स्वीकार करने में भगवंत दास की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यानी कि बूंदी के राजा सुरजन शाह को ये अधीनता स्वीकार करवा देता है और अकबर से दादू दयाल की मुलाकात करवाने वाले भी यही भगवंत दास थे। इसके बाद में सरनाल का जो युद्ध हुआ था, जो कि गुजरात में विद्रोही करने वाले मिर्जा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, तो इसको दबाने वाले भी भगवंत दास ही रहे थे। तो इसकी विजय के उपलक्ष्य में अकबर
भगवंत दास को नगाड़ा और परचम देकर सम्मानित करते हैं। तो राजपूतानी का जो भगवंत दास है, ये पहला शासक है जिसके द्वारा मुगलों के द्वारा कोई सम्मान दिया गया था नगाड़े या परचम देकर के। भगवंत दास की भी एक बेटी थी मायनबाई, और इनकी शादी ये अकबर के ही पुत्र सलीम के साथ कर देते हैं, और इसी मानबाई को यहाँ शाही बेगम के नाम से जाना जाता है, जिससे कि खुसरो का यानी जहांगीर का जन्म हुआ था। बाद में जहांगीर की शराबी आदतों के कारण से मानबाई आत्महत्या कर लेती है। और इसके बाद में जो अगला शासक बनता है वो है मानसिंह। मानसिंह जो है आमेर का बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक रहा था। वैसे देखा जाए तो ये अकबर के नवरत्नों में से भी एक रहा था। अकबर के नवरत्नों में एक तो मानसिंह रहा था, इसके अलावा यहाँ बीरबल जो कि महिदास के नाम से जानते हैं, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाना खाना, तानसेन, टोडरमल, हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा, ये 9 नवरत्न अकबर के दरबार में रहे थे, जिसमें मानसिंह भी एक शामिल है। वैसे देखा जाए तो 12 साल की उम्र में ही अपने दादा यानी कि भारमल के द्वारा अपने पुत्र भगवंत दास और पोते मानसिंह को दोनों को ही ये मुगल दरबार में सौंप देता है। यानी कि शुरुआत से ही ये मुगल दरबार में रहे थे और इनको फरजंद की उपाधि भी देखने को मिलती है। मानसिंह को फरजंद की उपाधि भी दी गई थी अकबर के द्वारा। तो 12 साल की उम्र से ही ये मुगल दरबार में रहे थे और 1562 तक मुगल सेवा में रहा था। बाद में अकबर के द्वारा इसको अलग अलग सैन्य अभियान पर भेजा गया था। तो सबसे पहला जो सैन्य अभियान मानसिंह के द्वारा किया गया था, ये बूंदी के सुरजनहाड़ा के खिलाफ किया गया था। तो सुरजनहाड़ा के खिलाफ पहला इसका अभियान था, बूंदी का अभियान। और इसके बाद में 1559 में सुरजन पर आक्रमण करके ये बाद में रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है। रणथंभौर पर अधिकार करने के बाद में दूसरा जो इसका अभियान जाता है, ये सरनाल के युद्ध के लिए जाता है और यहाँ पर भी सरनाल के युद्ध में ये विजय होता है। और उसके बाद में डूंगरपुर के शासक आस्करण को भी ये परास्त कर देता है। यानी कि कुल मिलाकर के जहाँ जहाँ भी ये मानसिंह को भेजता है वहाँ वहाँ ये इसका अधिकार हो जाता है, ये अपने आप को विजय प्राप्त कर लेता है। और बाद में इसी मानसिंह को महाराणा प्रताप के अपने अधिकार में करने के लिए भेजता है, महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए भेजता है, लेकिन यहाँ ये असफल रहता है। और यहीं पर एक विशेष युद्ध होता है जिसे हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें मुगलों की तरफ से जो सेनापति रहे थे ये मानसिंह रहे थे और मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध होता है। हालांकि इस युद्ध का निर्णायक युद्ध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें न तो ये महाराणा प्रताप को बंदी बना पाता है और न ही इसमें किसी की मृत्यु या किसी कोई निर्णय मोड़ पर ये युद्ध पहुंचता है। इसके अलावा बिहार के विद्रोह को दबाने के लिए भी मानसिंह को भेजते हैं। और इसके अलावा बिहार के जो दाऊद खां थे ये विद्रोह कर देता है, इसको दबाने के लिए भी मानसिंह को भेजता है। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में रखा हुआ था, तो ये मुगलों जिसमें सेनापति का नेतृत्व किया था मानसिंह के द्वारा, और इधर दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में इसको सिंध के आसपास का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है और काबुल, इसके बाद में काबुल के हकीम मिर्जा के खिलाफ भी इसको भेजा जाता है। तो इन सभी बातों से क्योंकि पूर्ण रूप से ये विजित होता चला जाता है, तो इसी खुशी में अकबर इसकी मनसब को और ज़्यादा बढ़ा देता है कि उसको 5000 जात और 5000 सवार का मनसब प्रदान कर देता है। इसके बाद में इसको सिंधु प्रदेश का भी अधिकारी बना देता है। यानी कि जैसे जैसे ये विजय होता जाता है, इसको आसपास के क्षेत्रों का और अधिकारी नियुक्त कर देता है। इसके बाद में इसको काबुल का भी सूबेदार बना दिया जाता है। काबुल के बाद में इसको जब बिहार के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ पर बिहार का भी इसको सूबेदार बना दिया जाता है। देखा जाए तो जहाँ जहाँ भी ये अपने अधिकार के लिए भेजता है,
तो वहाँ वहाँ ये विजय प्राप्त कर लेता है। इस बात से खुश होकर के और अकबर इसकी मनसब को बढ़ा देता है। इसके अलावा अकबर ने मान सिंह ने उड़ीसा के राजा रामचंद्र की पुत्री अक्षा देवी से विवाह किया था। तो अक्षा देवी इसकी पत्नी थी। बाद में इसको बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ पर भी ये विजय होता है, तो बंगाल का भी सूबेदार इसको बना दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के इसको बंगाल का, बिहार का, काबुल का इनका सूबेदार अकबर के द्वारा बना दिया जाता है। इसके अलावा देखिए बंगाल से जब ये लौट रहा होता है तो यहाँ से एक शिला माता की मूर्ति लेकर के आ जाता है। कहाँ से लाता है ये? जासौर के जो राजा थे केदार, यहाँ से शिला माता की मूर्ति ये लेकर के आता है और आमेर के महलों में इनको स्थापित करवा देता है। बिहार का ये हो ही गया, यानी कि कई जगहों का इनको सूबेदार बना दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इन्होंने आमेर में कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे। वैसे देखा जाए तो इसके एक पुत्र थे जगत सिंह, जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और इसकी मृत्यु के स्मृति में आमेर के महलों में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवा दिया जाता है। और ये जो मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और इसका निर्माण मानसिंह की पत्नी कनकावती के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि जगत शिरोमणि का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है और किसको ये समर्पित है। तो ये श्री कृष्ण को समर्पित है और मानसिंह की पत्नी कनकावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। इसके बाद जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से मुगल शासक बनता है और इसके समय ही खुसरो, जो कि जहांगीर का एक पुत्र था, और ये इसको विद्रोह कर देता है, जो बाद में शाहजहां के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ खुसरो का सहायता करने के लिए यहाँ पे मानसिंह भी साथ देता है और दूसरा सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, ये भी इसको साथ देते हैं। लेकिन इससे इनके पिता यानी कि जहांगीर नाखुश हो जाते हैं। तो यहाँ जहांगीर क्या करता है, मानसिंह को तो बंगाल भेज देता है और खुसरो को मृत्युदंड, जो खुसरो के विद्रोह का अंत करके, और जो गुरु अर्जुन देव थे सिखों के 5वें गुरु जिन्होंने खुसरो की सहायता की थी, तो इनको ये मृत्युदंड दे देते हैं। 1614 में मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। एक बात और ध्यान में रखना, हालांकि इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जो अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही, इनकी सदस्यता इन्होंने स्वीकार नहीं की थी। ये अपने धर्म पर यानी कि हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले थे, इसने कभी भी मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। हालांकि अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी, लेकिन अकबर के द्वारा जो धर्म चलाया गया था दीन ए इलाही, इसकी इन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, यानी इस्लाम धर्म को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा बिहार के जो शासक थे दौलत नामी संत, तो इनके धर्म को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अलग अलग जगह पर अलग अलग निर्माण भी करवाए गए थे, जैसे कि बैकुंठपुर जो कि पटना जिले में मानसिंह के द्वारा भवानी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे? बैकुंठपुर में। और यहाँ पर विष्णु, गणेश और मातृदेव की मूर्ति स्थापित करवाई गई थी। इसके अलावा बिहार में इन्होंने महादेव का मंदिर बनवाया था। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था और आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया गया था, जो कि कहाँ से लेकर के मूर्ति आए थे? ये बंगाल से मूर्तियाँ लेकर के आए थे। इसके अलावा बैराट में पंचमहल और पुष्कर में मान महल का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा। मानसिंह के समय में ही राजमहल, अकबर नगर, जो कि बंगाल में बनवाए गए थे। तो कहाँ कहाँ क्या क्या बनवाए गए थे? बिहार में तो मानपुर नगर बसाया गया था और बंगाल में राजमहल या फिर अकबर नगर बसाया गया था। ये किसके द्वारा? ये मानसिंह के द्वारा बसाया गया था। तो ये तो इसकी स्थापित कला थी कि जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नगरे बसाए गए थे। इसके अलावा ये संस्कृत भाषा में भी रुचि रखने वाले थे। तो इसके समय देखिए जो आमेर का स्तंभ लेख है, इसके समय ही लिखा गया था।
रोहितासगढ़ का शिलालेख भी इसके समय ही लिखा गया था और वृंदावन का अभिलेख भी इसके समय में ही लिखा गया था, और ये सारे अभिलेख संस्कृत भाषा में देखने को मिलते हैं। इसके समय कुछ और इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मानचरित्र इसके समय लिखा गया था, महाराजा कोश भी इसके समय लिखा गया था, और इसके समय कई विद्वान कवि भी रहे थे, इतिहासकार रहे थे, जिन्होंने कई रचनाएं की थी, जो आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। जैसे कि इसके समय थे मुरारी दास, जिन्होंने कि मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। जगन्नाथ, इसने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। और मान सिंह के भाई थे माधो सिंह। इसके आश्रय में एक पंडित रहते थे पुंडरिक, और इन पुंडरिक के द्वारा के राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय और दूनी प्रकाश इनकी रचना की गई थी। और दलपत राज ने पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम की रचना की थी। तो यहाँ पे आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो मुरारी दान की रचना आपको ध्यान में रखनी है। इसकी रचना मुरारी दान की जो रचना है वो क्या है, मान प्रकाश। दूसरा जगन्नाथ की रचना, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। ठीक है। इसके अलावा पुंडरिक की रचना भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय और दूनी प्रकाश, ये पुंडरिक की रचना, ये आपको ध्यान में रख लेनी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हरिनाथ और सुंदरदास भी इनके दरबारी कवि थे, और दादू दयाल ने इसके समय में ही वाणी की रचना की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दादू दयाल जो कि मानसिंह के समय ही थे। अकबर ने मानसिंह को पहले तो देखो 5,000 की मनसब प्रदान किया था, बाद में इसको बढ़ा करके 7,000 कर दिया था, और फरजंद की उपाधि इसके द्वारा दी गई थी। फरजंद वैसे जनरली बेटे को कहा जाता था, फरजंद की उपाधि अकबर के द्वारा मानसिंह को दी गई थी। मानसिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो अगला जो शासक बनता है भावसिक बनता है, लेकिन भावसिक ज़्यादा समय तक शासन नहीं करता है। लगभग ये 7 साल तक शासन करता है, कि 1614 से लेकर के 1621 तक इसका शासन रहता है भाव सिंह का। लेकिन बाद में भाव सिंह के कोई पुत्र नहीं था, तो बाद में जगत सिंह के पुत्र महासिंह के पुत्र को, जो कि जयसिंह के नाम से जाना जाता है, इसको शासक बनाया जाता है। हालांकि इसका जो शासनकाल है, जयसिंह प्रथम का जो शासनकाल है, ये सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों जयसिंह कंटिन्यू, ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो जयसिंह जो कि पहले वाला जयसिंह है सवाई जयसिंह, जिसको मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा वाला जयसिंह है उसको सवाई जयसिंह के नाम से जानते हैं। 1621 से 1667 ईस्वी तक का शासन रहा था, सबसे लंबा कार्यकाल इसका रहा था। और 3 शासकों के अंडर इसने काम किया था। एक तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, 3 शासकों के अंडर इन्होंने काम किया था। 3 शासकों के समकालीन इनका शासन रहा था। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले जो राजा थे वो ये थे, लगभग इन्होंने 46 वर्ष तक शासन किया हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनका जो पालन पोषण करने वाला है, ये दमयंती ने इनका पालन पोषण किया था, और माधोराजपुरा यानी कि दौसा में इनका पालन पोषण हुआ था। एक तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसको जो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, ये शाहजहां के द्वारा दी गई थी, और सबसे पहले इसको काबुल अभियान पर भेजा गया था। पहले देखिए इसकी जो मनसबदारी थी, शुरुआत में 3,000 की मनसबदारी थी, और 1,500 सवारों का मनसब बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे इसकी मनसब को आगे बढ़ा दिया जाता है। जैसे जैसे ये अच्छे काम करेगा, यानी कि जो कार्य इसको सौंपा जाता है उस कार्य को यदि पूरा करता है, तो खुश होकर के राजा इसकी मनसबदारी को बढ़ा देते थे। ठीक है। तो पहले इसको 3,000 की जात और 1,500 सवारों को मनसब प्राप्त था, लेकिन शाहजहां के काल में ये मनसब और बढ़ा दिया जाता है, 4,000 कर दिया था उसका मनसब। जाटों को दबाने के लिए इसको भेजा था, तो यहाँ पर भी इन्होंने सफलता हासिल की थी। तो बाद में इसका मनसब और ज़्यादा बढ़ा दिया था, 5,000 कर दिया था। कंधार में भी इसको भेजा था, तो वहाँ पर भी इसने सफलता प्राप्त की थी। तो बाद में इसको मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। तो शाहजहां के द्वारा इसको मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए कंधार युद्ध में भी ये सादुल्ला शाह के साथ गए थे, और बाद में देखिए 5,000 से बढ़ा करके अब 6,000 मनसबदारी इसको कर दी जाती है। 6,000 जात और 6,000 सवार इसको दे दिए जाते हैं। देखिए बाद में जब मुगलों में उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो जाता है, तो दोराई के युद्ध में देखिए यहाँ पे औरंगजेब और दारा सिकों में युद्ध होता है।
तो अजमेर में युद्ध होता है औरंगजेब और दारा शिकोह। तो इसमें जयसिंह दारा का साथ देता है, जो कि 1559 ईस्वी में युद्ध होता है। लेकिन इसी के 5 साल बाद यानी कि 1664 में जो युद्ध होता है, उसमें देखिए औरंगजेब जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण अभियान के में भेज देता है। और दक्षिण अभियान में देखिए जो मिर्जा राजा जयसिंह है, ये शिवाजी को अधीन करने के लिए सफल हो जाते हैं। और यहाँ 11 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि के नाम से एक संधि जानी जाती है, जो कि शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। और इसके अंतर्गत शिवाजी पहली बार मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसमें कुछ शर्तें हुई थी, वो शर्तें आपको ध्यान में रखनी है कि इस जो संधि हुई थी पुरंदर की संधि में क्या क्या शर्तें लिखी गई थी। तो इसमें यह था कि जो किले मुगलों मराठाओं के द्वारा यानी शिवाजी के द्वारा जीते गए, यानी कि टोटल 35 किले जीते गए थे, उसमें से 23 किले ये मुगलों को दे देगा। और लगभग जिनसे 40 लाख की आमदनी होती थी, और ये आमदनी वाले किले ये मुगलों को दे दिए गए थे। वैसे 12 जो छोटे दुर्ग है ये शिवाजी के लिए ही रखे गए थे, और उनमें से 35 में से 23 मुगलों ने ले लिए थे। ठीक है। और बाद में देखिए और क्या बातें इसमें शामिल की गई थी कि जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, इसको 5000 का मनसब नियुक्त किया गया था। और लेकिन ये मुगल दरबार में नहीं जाएगा, ऐसे भी यहाँ पे कुछ बातें की गई थी। जब भी कभी शिवाजी मुगल सेवा के लिए निमंत्रित किया जाए तो वह उपस्थित हो, यानी कि जब भी मुगल शिवाजी को अपने दरबार में प्रस्तुत होने के लिए कहे तो शिवाजी उसके दरबार में प्रस्तुत होगा, ऐसा भी इसमें संधि की शर्तों में बताया गया था। तो कुछ ही जानकारी हैं जो कि शिवाजी को मुगलों को अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और इसी समय ही शिवाजी के द्वारा ही यहाँ पे जो जोधपुर के महाराजा थे, मारवाड़ या जोधपुर के जो महाराजा थे जसवंत सिंह, ये भी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेता है। बाद में देखिए जो मिर्जा राजा जयसिंह का, इसको आदिल खां के विरुद्ध भेजा जाता है बीजापुर कर्नाटक में। तो यहाँ पर मिर्जा राजा जो है ये विफल हो जाता है, और इस विफल हो जाने के बाद में इसको बुरहानपुर मध्य प्रदेश की ओर भेज देता है, और यहीं पर मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। लगभग 46 वर्षों के द्वारा इसका शासनकाल रहा था, और बुरहानपुर में ही इसकी 38 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो मिर्जा राजा जयसिंह की जो छतरी है वो कहाँ बनी हुई है? बुरहानपुर में बनी हुई है। इसके समय देखिए प्रसिद्ध जो कवि रहे थे वो बिहारी कवि रहे थे, जिनके द्वारा बिहार साई नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। और ये जो बिहारी है ये कुलपति मिश्र के ही भांजे रहे थे। इसके अलावा देखिए अन्य विद्वान भी इसके दरबार में रहे थे, जैसे कि राम कवि, जिसके द्वारा जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ लिखा गया था। यानी कि और भी कई शासक इसके कवि इसके दरबार में रहे थे। देखिए मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा आमेर के जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, और यहाँ पर जो तोपें रखी गई है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, जयबाण तोप यहाँ पे रखी गई है। तो आमेर का जो जयगढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था, जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण रखी गई है। इसके बाद जो अगला शासक बनता है ये बनता है सवाई जयसिंह द्वितीय, जो कि सवाई के नाम से इसकी उपाधि देखने को मिलती है। 1700 से लेकर के 1743 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। और मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में देखा जाए तो 2 शासक और बने थे, जैसे कि राम सिंह प्रथम और बिशन सिंह। हालांकि कुछ समय 1700 तक ही इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद में बिशन सिंह के बाद में 2 व्यक्ति और थे। वैसे देखा जाए तो जयसिंह और विजय सिंह ये दो भाई थे। तो यहाँ जो औरंगजेब है इन दोनों का नाम चेंज कर देता है, जिसका नाम जय सिंह है उसका नाम तो विजय सिंह रख देता है। वैसे जो बड़ा भाई होता है उसका नाम विजय सिंह होता है, तो विजय सिंह, और छोटे भाई का नाम होता है जय सिंह। तो औरंगजेब क्या करता है, इन दोनों भाइयों का नाम चेंज कर देता है, यानी कि जो बड़ा भाई था विजय सिंह, इसका नाम चेंज करके जय सिंह रख देता है, और इसको ही सवाई की उपाधि देता है। और इसी का ही बाद में फिर सवाई जय सिंह के नाम से ये विख्यात हो जाता है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इनके दोनों पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध हो जाता है, और वो दोनों पुत्र थे, एक तो था आजम और एक था मुज्जम। औरंगजेब के पुत्रों में जब उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो सबसे पहला जो युद्ध होता है ये जिजाऊ का युद्ध होता है इलाहाबाद यूपी में। इसमें सवाई जयसिंह आजम का समर्थन कर देता है, लेकिन इसमें जो विजय होता है वो मुज्जम होता है। चूंकि
इन्होंने विरोधी का साथ दिया था, क्योंकि साथ तो दिया था किसका, आजम का, लेकिन आजम तो इस युद्ध में हार गया था। तो मुज्जम क्या करता है, मुज्जम जो कि बहादुर शाह के प्रथम के नाम से अपने आप को मुगल शासक घोषित कर देता है। तो ये क्या करता है, ये बाद में जब विजय हो जाता है उत्तराधिकार युद्ध में, तो आमेर का सबसे पहले ये क्या करेगा, आमेर का नाम बदलेगा। आमेर का ये नाम रख देता है मोमिनाबाद या इस्लामाबाद। सबसे पहले इसने क्या किया, आमेर का नाम चेंज कर दिया। आमेर का नाम क्या रखा था, मोमिनाबाद या इस्लामाबाद। दूसरा क्या करता है, ये जी सवाई जयसिंह को आमेर से बाहर निकाल देता है, और उस छोटे भाई जिसका नाम पहले जयसिंह था और नाम पलट करके ये विजय सिंह रख देता है, और इसको ये आमेर का शासक घोषित कर देता है। क्योंकि क्यों निकाला था, क्योंकि सवाई जयसिंह ने इसके विरोधी की, यानी कि छोटे भाई की सहायता की थी, इस वजह से। तो इस वजह से इसको आमेर से निकाल लिया जाता है। तो अब यहाँ से जब सवाई जयसिंह निकाल दिया जाता है, तो ये पहुंचता है मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास में। और यहाँ मेवाड़ के जो महाराणा अमर सिंह द्वितीय है और मारवाड़ के महाराणा अजय सिंह है, इन तीनों के मध्य में एक समझौता होता है, जिसको देवारी समझौता के नाम से जाना जाता है। ये देवारी समझौता मुख्य रूप से आमेर पर विजय प्राप्त करने के लिए होता है। हालांकि इसमें कुछ और समझौते भी हुए थे। उसमें क्या क्या समझौते हुए थे एक्चुअल में, यहाँ पर देखिए मेवाड़ और मारवाड़, यहाँ के जो शासक थे, मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह द्वितीय और मारवाड़ के शासक थे यहाँ अजीत सिंह। ये अपनी पुत्रियों का विवाह, यानी कि अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी वो थी चंद्रकुमरी, और महाराणा अजीत सिंह जो कि मारवाड़ के शासक थे, इनकी पुत्री थी सूरज कुमारी। इन दोनों का विवाह यहाँ पर जयसिंह के साथ कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो अमर सिंह द्वितीय है, मेवाड़ के जो शासक थे, ये एक शर्त रखते हैं कि भैया जो इनकी जो मेरी पुत्री है, यानी कि चंद्र कुमारी से जो पुत्र पैदा होगा वो ही आमेर का शासक बनना चाहिए, तभी हम तुम्हारा साथ देंगे। तो ये बात यहाँ तय होती है इस देवारी समझौते में। हालांकि इन दोनों की सहायता से आमेर को पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। और बाद में देखिए होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बाद में बातचीत करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ भरतपुर से संबंधित और देख लेते हैं कि भरतपुर में फारुखशियर के द्वारा सवाई जयसिंह को भरतपुर का जाट विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा जाता है। यानी कि भरतपुर को में जाट राजवंश अधिकार कर रहा था। तो जाट वंशों का शासन होने के कारण से यहाँ चूड़ामण जाट के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजता है, लेकिन ये इसको अपने अधिकार में नहीं कर पाता है। लेकिन इसके बाद में जो अगले जो शासक बनते थे बदन सिंह, इसको अपने अंडर में कर लेता है और इन्हीं की सहायता से भरतपुर के जाट विद्रोह को दबाने में सफल हो जाता है। और इस विजय से प्रसन्न होकर के मोहम्मद शाह, इन्होंने देखिए जयसिंह को सर अहमद ए राजा हिंद और राज राजेश्वर और राजा धीराज सवाई इनकी उपाधि प्रदान करता है। और बदन सिंह जो कि भरतपुर से संबंधित रखते थे, जिनके द्वारा ये जाट विद्रोह को दबाने में सफल होते हैं, इनको जाटों का नेता स्वीकार कर लिया जाता है और ब्रज राजा की पदवी इनको दी जाती है, बदन सिंह को दी जाती है। ये ध्यान में रखना है। अब चूंकि देखिए अब एक बार फिर से हम यहाँ आ रहे हैं कि सवाई जयसिंह अपनी जो बहन है अमर कुमरी, इनका विवाह करता है बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाडा के साथ में। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसी के कारण से आगे जो जयपुर में मराठाओं का हस्तक्षेप स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे स्टार्ट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था, सवाई जयसिंह ये चाहता था कि उसके ही राजवंश का कोई भी जो शासक, जो भी पुत्र पैदा हो, वो आगे बूंदी का शासक बने। तो इसी शर्त पर ये अपनी बहन का विवाह बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाडा से कर देता है। बहन का नाम है अमर कुमरी। तो अमर कुमरी का विवाह ये किससे कर देता है, बुद्ध सिंह हाडा के साथ साथ में। और ये कहता है कि भैया जो इनसे पुत्र पैदा होगा वो ही बूंदी का अगला शासक होना चाहिए। अब होता क्या है कि अमर कुमरी से कोई पुत्र पैदा नहीं होता है, तो ये दलेल सिंह को गोद ले लेता है। तो फिर सवाई जयसिंह करता क्या है कि दलेल सिंह से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। अपनी पुत्री का नाम है कृष्णा कंवर और इसका विवाह दलेल सिंह के साथ कर देता है। यानी कि पिता से बुद्ध सिंह से तो शादी करता है अपनी बहन की अमर कुमरी की, और बुद्ध सिंह जिसको गोद में लेता दलेल सिंह, इससे शादी कर देता है अपनी पुत्री कृष्णा कंवर की।
लेकिन होता क्या है, बुद्ध सिंह की एक और रानी थी, इनको एक और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है, उम्मेद सिंह। अब यहाँ दलेल सिंह भी पुत्र है और उम्मेद सिंह भी पुत्र है, तो यहाँ उत्तराधिकारी में दलेल सिंह और उम्मेद सिंह के बीच में मुठभेड़ हो जाती है। हालांकि उम्मेद सिंह की सहायता करने के लिए अमर कुमरी उम्मेद सिंह को राजा बनाने के पक्ष में थी, लेकिन दलेल सिंह जो सवाई जय सिंह है वो दलेल सिंह को राजा बनाने के पक्ष में थे। तो इस प्रकार से भाई बहनों में यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो जाता है। उम्मेद सिंह को राजा बनाने के लिए अमर कुमरी मराठाओं का सहयोग लेती है और यहीं से स्टार्ट होता है मराठाओं का राजपुताने में हस्तक्षेप। और धीरे धीरे ये जो हस्तक्षेप है वो बढ़ता चला जाता है, जो कि आगे जाकर के बहुत राजपुताने के लिए बहुत बड़ा दुखदायी साबित होता है। और एक्चुअल में धीरे धीरे जब मराठाओं की हस्तक्षेप राजस्थान में देखने को बढ़ता है, तो इसी को कम करने के लिए यहाँ सवाई जयसिंह के द्वारा एक हुरड़ा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। हुरड़ा सम्मेलन में राजस्थान के सभी राजपूत शासकों को आमंत्रित किया जाता है और ये सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी में भीलवाड़ा में आयोजित करवाया गया था। लेकिन राजपूत राजा की आपसी मतभेद के कारण से ये हुरड़ा सम्मेलन सफल नहीं हो पाया था। हालांकि बहुत सारे शासक राजपूत शासक हैं जो इसमें शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। वैसे देखा जाए तो सवाई जयसिंह के द्वारा एक अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया था, यानी कि सवाई जयसिंह एक अंतिम हिंदू नरेश ऐसे थे जिनके द्वारा हिंदू परंपरा के अनुसार में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। हालांकि सवाई जयसिंह के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम भी करवाए गए थे, जैसे कि इनके द्वारा देखिए सती प्रथा को समाप्त करने के लिए भी कोशिश की गई थी। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करने के लिए भी इनके द्वारा नियम बनाए गए थे। अंतरजातीय विवाह करने के लिए भी इनके द्वारा कोशिशें की गई थी और विवाह में फालतू का खर्चा व्यय करने यानी अपव्यय रोक करने के लिए भी इन्होंने कोशिश की गई थी। तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य इसके द्वारा किए गए थे। कुएं धर्मशालाएं वगैरह इसके द्वारा बनवाई गई थी और यहाँ बैरागी और साधु सन्यासियों के लिए भी कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए थे कि वो एक तो संपत्ति जमा नहीं करेंगे, अपने घरों में स्त्रियां नहीं रखेंगे आदि कुछ साधु संतों के बारे में यहाँ पे कुछ नियम बनाए गए थे। मथुरा में साधु संतों के लिए बैरागपुरा नाम से एक बस्ती भी बनाई गई थी इनको रहने के लिए। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य इसके द्वारा किए गए थे। ब्राह्मणों के लिए यहाँ भोजन व्यवहार का भी प्रबंध किया गया था। ब्राह्मणों की उपजातियों को यहाँ पे 6 भागों में बांटा गया था, जिसको छन्नात के नाम से भी जानते हैं। इनके अनुरोध पर ही जो मुगल शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला, इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था और सवाई जयसिंह ने 7 बादशाहों का काल देखा गया था। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा 3 राजाओं को काल देखा गया था, जबकि सवाई जयसिंह के द्वारा 7 राजा मुगल शासकों का कार्यकाल देखा गया था। सवाई जयसिंह को कछवा राजवंश का चाणक्य भी कहा जाता है और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये ग्रह नक्षत्रों से संबंधित भी काफ़ी निर्माण इसके द्वारा करवाए गए थे, यानी कि एक शुद्ध सारणी का इसमें निर्माण करवाया और जीज ए मोहम्मद शाही जिसको कहा जाता है उसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा ही करवाया गया था। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है जयसिंह कारिका। तो जयसिंह कारिका ये किसने लिखी थी? सवाई जयसिंह के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सिद्धांत कौस्तुभम और सम्राट सिद्धांत, ये पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा लिखे गए 2 ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। यानी कि बहुत सारे खगोल शास्त्री और गणितज्ञ सवाई जयसिंह के दरबार में रहे थे। इसके अलावा देखिए यहाँ केवल राम के द्वारा विभाग सारणी तैयार की गई थी और देखिए सवाई जयसिंह ने ही 5 वेधशालाएं स्थापित करवाई थी और वो 5 वेधशाला कहाँ स्थापित करवाई थी? एक तो जयपुर में, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस, यहाँ पर 5 सौर वेधशालाएं स्थापित करवाई थी, जिसमें सबसे बड़ी जो वेधशाला है ये जयपुर में जंतर मंतर है। 1728 ईस्वी में ये वेधशाला स्थापित करवाए गए थे और यहाँ पे सबसे बड़ा यंत्र रखा गया है जिसको सम्राट यंत्र के नाम से जानते हैं और जो कि विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे राम यंत्र और जयप्रकाश यंत्र ये भी यहाँ पे स्थापित करवाए गए थे
और जयपुर की इस वेधशाला को 2010 में यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इन सभी में जो सबसे प्राचीन वेधशाला वो तो है दिल्ली वाड़ी, लेकिन सबसे जो विशाल वेधशाला है वो है जयपुर वाड़ी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके समय जो विद्वान कवि थे पुंडरीक रत्नाकर, जिसके द्वारा जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना की थी। सवाई जयसिंह के समय ही देखिए 18 नवंबर 1727 में जयपुर नगर की नींव रखी गई थी, और अगली जो राजधानी बनाया गया था, अभी तक जो राजधानी पहले बनी थी दौसा, दूसरी जम्बारामगढ़, तीसरी आमेर, और अब जो राजधानी बनती है ये सवाई जयसिंह के द्वारा बनाई जाती है, और अब वो राजधानी बनती है जयपुर। जयपुर नगर की नींव रखी गई थी, और यहाँ पर देखिए इस जयपुर नगर की जो नींव के वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया था। नींव रखी थी जगन्नाथ सम्राट के द्वारा, और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है ये बुद्ध विलास से मिलती है, जो कि भक्त राम के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पॉइंट हैं, एक तो वास्तुकार कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य, तो जयपुर या गुलाबी नगर के जो वास्तुकार थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। नींव रखी थी जगन्नाथ सम्राट के द्वारा, और जानकारी मिलती है हमें बुद्ध विलास से, जो कि भक्त राम के द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा देखो जो प्रमुख युद्ध रखे गए थे, जो कि जनरली देखा जाए तो मराठा और जयसिंह के विरुद्ध हुए थे। तो 1715 में पीपल सूद का युद्ध हुआ था, इसमें जयसिंह विजय हुआ था। दूसरा 1733 में मंदसौर का युद्ध हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसमें मराठाओं विजय हुआ था। तीसरा युद्ध 1741 में गंगवाना का युद्ध हुआ था, जिसमें जोधपुर के शासक अभय सिंह और सवाई जयसिंह के मध्य में ये युद्ध हुआ था, और इसमें जयसिंह विजय हुआ था। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति थे, मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद मौर्य, इसको पांडुलिपियों का अध्ययन करने के लिए विदेश भेजा गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। इसके अलावा सवाई जयसिंह के द्वारा देखिए नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, सिटी पैलेस का निर्माण करवाया, जय महल का, सिसोदा रानी का बाग महल, तो ये सारे निर्माण किसके द्वारा करवाए गए थे, जयसिंह के द्वारा करवाए गए थे। और 1743 में रक्त विकार के कारण से सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है, और अगला शासक बनता है ईश्वरी सिंह। तो देखिए ईश्वरी सिंह, जिसको कि जागृत देव या भौमिया देव के नाम से भी जानते हैं, देवारी समझौते में ये समझौता हुआ था कि चंद्रकुमरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो अजमेर का शासक बनेगा, लेकिन इससे पहले सूरजकुमरी से ईश्वरी सिंह का जन्म हो जाता है। क्योंकि अब सूरज सिंह का जन्म पहले हुआ था तो एक बड़ा भाई हो जाता है। अब यहाँ माधो सिंह जो पैदा होता है ये चंद्रकुमरी से पैदा होता है, यानी कि दोनों ही सवाई जयसिंह की पत्नियां थी, चंद्रकुमरी और सूरजकुमरी। हालांकि देवारी समझौते में ये हुआ था कि जो सूरजकुमरी है इसका पुत्र ही, चंद्रकुमरी का पुत्र ही अगला शासक बनेगा, जो कि मेवाड़ की राजकुमारी थी। तो मेवाड़ की राजकुमारी से चंद्रकुमरी का पुत्र ही शासक बनेगा, ऐसा देवारी समझौते में हुआ था। लेकिन पहले यहाँ सूरजकुमरी से पुत्र पैदा होता है ईश्वरी सिंह, और दूसरे नंबर पे जो चंद्रकुमरी से पैदा होता है वो होता है माधो सिंह। अब जैसे नियम के हिसाब से तो यहाँ बड़ा भाई होता है ईश्वरी सिंह, तो ईश्वरी सिंह को राजा बना देता है, लेकिन यहाँ माधो सिंह अपना दावा प्रस्तुत करता है, क्योंकि ये देवारी समझौते में बताया गया था कि चंद्रकुमरी से जो पुत्र होगा वो ही शासक बनेगा। तो यहाँ पर इन दोनों में एक बार फिर से माधो सिंह और ईश्वरी सिंह में युद्ध प्रारंभ हो जाता है, उत्तराधिकारी युद्ध। और सबसे पहले जो उनका युद्ध होता है ये राजमहल का युद्ध होता है। 1747 में राजमहल का युद्ध प्रारंभ होता है, और ये जयपुर के उत्तराधिकारी को लेकर के ये युद्ध होता है। हालांकि इसमें मराठाओं का हस्तक्षेप भी देखने को मिलता है, और इस युद्ध में मल्हार राव, होलकर और मुगल सम्राट ये तो ईश्वरी सिंह का समर्थन कर रहे थे, जबकि मराठाओं में ही राणोजी सिंधिया, खंडेराव और कोटा के दुर्जन साल और मेवाड़ के जो शासक थे ये माधो सिंह के पक्ष में थे, क्योंकि ये तो माधो सिंह को शासक बनाना चाहते थे, और ईश्वरी सिंह के जो साथ में थे वो मल्हार राव, होलकर और मुगल सम्राट थे। अब यहाँ देखिए ईश्वरी सिंह के सामने 3 शर्तें रखी गई थी। एक तो ये शर्तें रखी गई थी कि ईश्वर सिंह टोंक, टोडा, मालपुरा, निभाई इनको माधो सिंह को देगा। दूसरा, उम्मेद सिंह हाड़ा को बूंदी का शासक स्वीकार किया जाएगा। और तीसरा, 3 परगने नैना, समाधि और कारवार ये दुर्जन साल और प्रताप सिंह हाड़ा को दिया जाएगा। ये 3 बातें ईश्वरी सिंह के साथ
सामने रखी गई थी, लेकिन ईश्वर सिंह इन मांगों को अस्वीकार कर देता है। तो एक बार फिर से टोंक के पास राजमहल का एक युद्ध होता है और इस युद्ध में एक बार फिर से ईश्वर सिंह विजय होता है। इस विजय के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार में ईश्वर सिंह के द्वारा सरगासोलिया ईश्वर लाट का निर्माण कराया जाता है, जिसको जयपुर की कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। इसके जो शिल्पी रहे थे ये गणेश खोवान रहे थे और राजपूत शैली में ये इमारतें बनाती हैं और जयपुर का विजय स्तंभ भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में देखिए बगरू का युद्ध होता है 1748 ईस्वी में। ये भी जयपुर के उत्तराधिकारी युद्ध को लेकर के होता है। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में ये युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए पेशवा और होलकर की सेना इस बार माधो सिंह के पक्ष में रही थी और इसमें ईश्वर सिंह की पराजय हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हर्जाने के रूप में ईश्वर सिंह को देना पड़ता है और ईश्वर सिंह ये हर्जाना नहीं दे पाता है। तो इन्हीं जो त्रिपोलिया बाजार में ईश्वर लाट बनाया गया था इसी से कूद करके ईश्वर सिंह अपनी जान दे देता है, अपनी 3 रानियों और अपनी एक पासवान के साथ अपना आत्महत्या कर लेता है। तो ईश्वर सिंह राजपूताने का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने मराठा के दबाव में आकर के और आत्महत्या कर ली थी। ईश्वर सिंह की छत्री सिटी पहले जयपुर में बनी हुई है और इसके समय जो एक कवि थे कृष्ण कवि, इसने ईश्वरी विलास ग्रंथ लिखा था। अगला जो शासक बनता है ये माधो सिंह प्रथम बनता है और ये 1750 से 1768 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। वैसे बहुत शरीर में बहुत बढ़िया ये शासन रहा था। हालांकि माधो सिंह जैसे ही राजा बनता है तो मराठा सरदार थे मल्हारराव होलकर और जयप्पा सिंधिया, इसने बहुत बड़ी रकम की मांग की थी और माधो सिंह इसको चुका नहीं पाए। तो माधो सिंह मराठा सैनिक क्या करते हैं, जयपुर में उपद्रव मचा लेते हैं और बहुत से नागरिकों का ये कत्लेआम कर दिया जाता है। इसके बाद एक जो युद्ध है ये भी आपको ध्यान में रखना है, काकोड़ का युद्ध यह टोंक में हुआ था और माधो सिंह प्रथम और मल्हारराव होलकर के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में माधोराव प्रथम विजय हुए थे। हालांकि महाराज जो माधो सिंह है ये मुगल बादशाह अहमद शाह जाट महाराजा सूरजमल जो कि भरतपुर के शासक रहे थे और अवध के नवाब है, इनके मध्य समझौता करवा देता है और इसमें ये समझौता होता है कि जो रणथंभौर का किला है ये माधो सिंह को दे दिया जाता है और इससे लेकिन कोटा का जो महाराजा शत्रुसाल ये नाराज हो जाता है और ये जयपुर पर आक्रमण कर देता है और भटवाड़ा 12 में ये युद्ध होता है जिसमें जयपुर की सेना पराजित हो जाती है और इसकी जानकारी हमें शत्रुसाल रासो के द्वारा मिलती है जो कि डूंगर सिंह के द्वारा लिखा गया है। कोटा की सेना का जो नेतृत्व करने वाले थे जालिम सिंह झाला थे, जिसको कि हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा देखिए माधो सिंह के द्वारा मांडवा मांडौली का युद्ध भी लड़ा गया था। ये भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह और जयपुर की सेनाओं के बीच में ये युद्ध होता है। माधो सिंह प्रथम इसमें विजय होते हैं। माधो सिंह के द्वारा सभावी माधोपुर नगर बसाया जाता है और इसके अलावा जयपुर में जो मोती डूंगरी के महलों का निर्माण भी माधो सिंह के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा माधो सिंह के द्वारा सील डूंगरी और चाकसू नामक स्थान पर शीतला माता का मंदिर भी बनाया जाता है। इसके समय एक कवि थे ब्रजपाल जो कि उच्च कोटि के वीणा वादक हुए करते थे। इनके दरबारी कवि थे द्वारकानाथ भट्ट जिनके द्वारा की गलवा गीत और वाणी वैराग्य इन ग्रंथों की रचना की गई थी। 1768 में इनकी मृत्यु हो जाती है और अगला शासक बनता है पृथ्वी सिंह जिनका शासनकाल 1768 से लेकर के 1778 यानी 10 साल तक इसका शासन रहा था। यह अल्पायु में राजा बना था तो इसके समय जो नरुका शासक थे प्रताप सिंह, इन्होंने ही अलवर की स्थापना की थी और जब पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है तो अगला शासक बनता है सवाई प्रताप सिंह और सवाई प्रताप सिंह ये 1786 ईस्वी में जयपुर और मराठाओं के मध्य में एक संधि होती है और इस संधि के अनुसार जयपुर रियासत को 63 लाख रुपए मराठाओं को देने होते हैं। हालांकि
63 लाख रुपए प्रताप सिंह के द्वारा नहीं दिए जाते हैं तो मराठा यानी कि महादाजी सिंधिया जयपुर पर आक्रमण कर देता है और तुंगा के पास में, जयपुर में तुंगा के पास में ही ये युद्ध होता है। किस किस के मध्य में? महाराणा प्रताप और महादाजी सिंधिया के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें सवाई प्रताप सिंह विजय होता है, क्योंकि सवाई प्रताप सिंह के साथ में यहाँ जोधपुर के महाराजा विजय सिंह रहे थे। इसके अलावा सूरजमल शेखावत जो कि बिसाऊ के ठाकुर थे, ये प्रताप सिंह के सेनापति थे, जिनकी जो छतरी है 8 खंभों की छतरी ये तुंगा में बनी हुई है। तो ये और भी राजपूत शासक इसके साथ में थे, इसके कारण से ये विजयी हो गए थे। हालांकि महादाजी सिंधिया इस युद्ध के पराजय के बाद में गुस्से हो गए थे और इन्होंने ये कहा था यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। इसके बाद में देखिए पाटन का युद्ध 1790 में होता है और पाटन नीम का थाना के आसपास का इलाका है और ये युद्ध भी सवाई प्रताप सिंह और महादाजी सिंधिया के बीच में होता है और इसमें महादाजी सिंधिया विजयी होता है। हालांकि इसमें महादाजी सिंधिया के मध्य में के पास में जो सेना का नेतृत्व करने वाले थे ये लकवा दादा और डी ब्रोइन, ये फ्रांसीसी व्यक्ति थे जिनके सहायता से ये जीते थे। और देखिए यहाँ पर क्योंकि पहले युद्ध में ये हार गए थे तो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा के लिए ये एक भारी कर इस पर वसूलते हैं, बहुत बड़ी धनराशि जयपुर के द्वारा ये वसूलते हैं एक हर्जाने के रूप में। इसके बाद में 1790 में मेड़ता का युद्ध भी लड़ा गया था जो कि प्रताप सिंह और मराठाओं के युद्ध में हुआ था और इसमें भी मराठा विजय हुए थे और लेकिन यहाँ पे जो फ्रांसीसी सेनापति थे डी बोई की मृत्यु हो जाती है और जिसकी छतरी मेड़ता में ही बनी हुई है। इसके बाद में सांबर की संधि होती है जो कि पाटन और मेड़ता के पराजय के बाद में महाराणा प्रताप प्रताप सिंह को 60 लाख रुपए की राशि देनी पड़ती है और अजमेर का परगना ये मराठाओं को लौटाना पड़ता है। देखिए यहाँ हस्तक्षेप की जब बात आती है तो हस्तक्षेप के रूप में यहाँ देखिए बहुत बड़ी धनराशि जयपुर रियासत के द्वारा मराठाओं को देनी पड़ती है। इसके बाद में फतेहपुर का जो युद्ध हुआ था सीकर में पड़ता है ये, तो ये युद्ध सवाई प्रताप सिंह और जॉर्ज थॉमस के बीच में हुआ था और इसमें जॉर्ज थॉमस विजय हुए थे। इसके बाद में मालपुरा टोंक का जो युद्ध हुआ था 1800 ईस्वी में हुआ था और ये भी युद्ध जयपुर और सिंधिया के बीच में हुआ था। तो ये भी मराठाओं को धन को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो गया था, तो इसके कारण से ही ये मालपुरा का युद्ध हुआ था। तो इसके बाद में एक संधि होती है और इस युद्ध में भी देखिए महादाजी सिंधिया विजय हो जाता है। इसके समय जो प्रसिद्ध विद्वान थे वो भी आपको ध्यान में रखना है कि सवाई प्रताप सिंह एक तो कवि और संगीत के ज्ञाता थे, ब्रज नदी के नाम से काव्य की रचना करते थे। अलवर के जो बख्तावर सिंह थे और झालावाड़ के झाला राजेंद्र सिंह सुधाकर नाम से रचनाएं लिखते थे। प्रताप सिंह के समय देखिए 1799 में जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाता है और हवा महल जो कि 5 मंजिला है, 953 खिड़कियां हैं, जिसके जो शिल्पी थे लालचंद उस्ता हैं। और सवाई प्रताप सिंह जयपुर में संगीत सम्मेलन बुला करके देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है राधा गोविंद संगीत सार। उस्ताद चांद खां इसके संगीत गुरु रहे थे और जिसने स्वर सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रताप सिंह ने उस्ताद चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि से नवाजा था। पद्माकर ने जय विनोद और राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर ग्रंथ लिखा था। गणपत भारती प्रताप सिंह के काव्य गुरु रहे थे। देखिए एक तो काव्य गुरु और दूसरा संगीत गुरु, दोनों ही अलग अलग हैं, है ना। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुरी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। तमाशा जो लोक नाट्य है जो कि महाराष्ट्र से राजस्थान में आया था, तो ये भी सवाई प्रताप सिंह के समय आया था। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 कवि, 22 संगीतज्ञ और 22 नटराकार रहते थे और इनको संयुक्त रूप से गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता है। तो गंधर्व बाईसी किसके दरबार में थी? ये सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थी। इसके बाद में जो अगला शासक बनता है सवाई
जगत सिंह द्वितीय जो कि 1803 से लेकर के 1818 के बीच में शासन रहा था। प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद में सवाई जयसिंह द्वितीय गद्दी पर बैठता था और इसके समय गंगौली का युद्ध होता है। ये गंगौली का युद्ध जयपुर राज्य और जोधपुर के मान सिंह के बीच में युद्ध होता है। हालांकि ये युद्ध मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के होता है और बाद में हालांकि अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है, तो ये युद्ध वैसे समाप्त हो जाता है। हालांकि सवाई जयसिंह द्वितीय रसकपुर नाम से एक रखेल के कारण से काफ़ी बदनाम हो गए थे और इनको बदनाम शासक के नाम से भी जानते थे। 1818 में मराठा और पिंडारियों ने से राज की रक्षा करने के लिए जयसिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी और राज की सुरक्षा का भार कंपनी को दे दिया था। तो 1818 में 31 दिसंबर 1818 में जगत सिंह द्वितीय का देहांत हो गया था। इसके बाद में जयसिंह तृतीय राजगद्दी पर बैठा था और 35 में इसका देहांत हो गया था। अगला जो इम्पोर्टेंट शासक बनता है वो है राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय अभी नाबालिग था जब ये शासक बनता है, तो जयपुर राज्य का जो शासन है ये ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले लेता है और यहाँ मेजर जॉन लुडलो है इनके द्वारा प्रशासन संभाला जाता है। और यहाँ पर ही देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्य किए गए थे, जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावाद और दहेज प्रथा आदि पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। और जब राम सिंह वयस्क हो जाता है तो ये सारे अधिकार राम सिंह को प्राप्त हो जाते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राम सिंह के द्वारा अंग्रेजों की भरपूर सहायता की गई थी, जिसके कारण से अंग्रेजों द्वारा राम सिंह को सितारे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। इसके समय ही देखिए 1870 ईस्वी में गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड मेयो ने जयपुर और अजमेर की यात्रा की गई थी और 1875 में गवर्नर जनरल लॉर्ड नाथब्रुक ने और फरवरी 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट ने जयपुर की यात्रा की गई थी और इनकी स्मृति में अल्बर्ट हॉल और रामनिवास बाग का निर्माण करवाया गया था। और अल्बर्ट हॉल ये ईसाई, इस्लामिक और हिंदी स्थापित कला का सुंदर शबनम देखने को मिलता है। अल्बर्ट हॉल के जो वास्तुकार रहे थे ये स्वीटेट जेकब थे और जब प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आए थे तो उसके सम्मान में जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, जिसके बाद में इसको गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। सवाई राम सिंह ने ताला और आदि नदियों को रोक करके रामगढ़ बांध बनवाया था। 1844 ईस्वी में महाराजा और महारानी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज और महाराजा लाइब्रेरी इसका निर्माण हुआ था और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, हुंडरदी मदरसा, इनकी स्थापना भी राम सिंह द्वितीय के समय ही हुई थी। इसके समय देखिए 3 बार दयानंद सरस्वती जयपुर आए थे, यानी कि एक तो 1865, एक 1866 और एक 1878। 3 बार दयानंद सरस्वती जयपुर आए थे। प्रिंस अल्बर्ट ने राम सिंह द्वितीय को ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा देखिए 1878 ईस्वी में राम प्रकाश नाट्यशाला की स्थापना की गई थी, जिससे कि राजस्थान का प्रथम पारसी रंगमंच माना जाता है। राम सिंह द्वितीय के समय दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की जाती है और ब्लू पोर्ट्री का जो स्वर्णकाल माना जाता है ये राम सिंह द्वितीय का ही माना जाता है। ब्लू पोर्ट्री जो कि कृपाल सिंह शेखावत जिसके एक प्रसिद्ध कलाकार रहे थे। लॉर्ड मेयो जो कि 1859 से 1872 तक भारत के राजप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, इन्होंने भी जयपुर और अजमेर का भ्रमण किया था और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। 1888 में इनका निधन हो जाता है और अगले शासक बनते हैं माधव सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय की निसंतान मृत्यु हो जाती है तो ईश्वरता के ठाकुर के पुत्र माधव सिंह द्वितीय यहाँ पे शासक बनाए जाते हैं, जिनका वास्तविक नाम कायम सिंह होता है। 1902 में लंदन में जो एडवर्ड सस्तम का राज्याभिषेक होता है तो यहाँ पर ये भाग लेने के लिए जाते हैं। समुद्र मार्ग से यात्रा करने वाले, ओलंपिया जहाज से यात्रा करने वाले ये प्रथम शासक माने जाते हैं और जब ये लंदन जाते हैं तो अपने साथ में गंगा जल से भरे हुए चांदी के 2 विशाल जार लेकर के जाते हैं, जिनका वजन 345 ग्राम होता है और जिनकी प्रत्येक की क्षमता 900 गैलन थी और ये सबसे बड़े चांदी के जार माने जाते हैं, जो कि वर्तमान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के रिकॉर्ड में भी शामिल हैं। 1930 में एडवर्ड सस्तम का जो बड़ा भाई ड्यूक ऑफ कनॉट था, जो कि सिटी पैलेस दरबार में आए थे, तो माधव सिंह द्वितीय को ग्रैंड कमांडर ऑफ द विक्टोरियन ऑर्डर के सम्मान से सम्मानित किया गया था।
जब पंडित मदन मोहन मालवीय जयपुर आए थे तो उनका भव्य स्वागत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने 5 लाख रुपए दान में दिए थे। इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में 9 पासबानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। इनका नाम जवाहर महल, सूरज महल, चांद महल, फूल महल, खुशहाल महल, ललित महल, लक्ष्मी महल, बसंत महल और आनंद महल। ये एक जैसे 9 महल इन्होंने 9 पासवान रानियों के लिए भी बनवाए थे। माधव सिंह ने जयपुर में सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया गया था, जो कि हिंदू, इस्लामिक और ईसाई शैलियों का एक बेजोड़ खूबसूरत नमूना है। यह महल मेहमान नवाजी के लिए शानदार था और वर्तमान में सिटी पैलेस म्यूजियम के नाम से ये जाना जाता है। माधव सिंह को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है और इसने वृंदावन में माधव बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। 1922 में इनकी मृत्यु हो जाती है और अगला शासक बनता है सवाई मानसिंह द्वितीय। सवाई मानसिंह द्वितीय जो इनके दत्तक पुत्र, माधव सिंह के ही दत्तक पुत्र रहे थे और स्वतंत्र प्राप्ति तक यहाँ शासक बनते रहे थे। और इनका जो वास्तविक नाम है मोर मुकुट सिंह था। इनकी शिक्षा अजमेर के मेयो कॉलेज में हुई थी और बुलचित्र रॉयल मिलिट्री एकेडमी में इनकी हुई थी। इसके समय जो प्रधानमंत्री थे वो मिर्जा इस्माइल थे और प्रधानमंत्री के सहयोग से मानसिंह द्वितीय जयपुर का आधुनिक स्वरूप इनका प्रदान करता है। जयपुर का जो आधुनिक स्वरूप दिया जाता है ये मानसिंह द्वितीय के द्वारा दिया जाता है और किसकी सहायता से? मिर्जा इस्माइल की सहायता से दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे जो संस्थान हैं ये मानसिंह के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज है, सवाई मानसिंह स्कूल है, सवाई मानसिंह स्टेडियम है। तो ये सवाई मानसिंह जो स्टेडियम है ये सारे के सारे मानसिंह द्वितीय के नाम से ही स्थापित किए गए थे। और सवाई मानसिंह एक पोलो खिलाड़ी थे और कूच बिहार की एक राजकुमारी थी गायत्री देवी, जो इनके साथ में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ती थी और इनसे इनकी शादी होती है और मानसिंह द्वितीय सिटी पैलेस म्यूजियम की स्थापना करते हैं। 30 मार्च 1949 में बृहद राजस्थान में जब इनका निर्माण हो जाता है, जयपुर का निर्माण, तो ये प्रथम राज प्रमुख बनाए जाते हैं। 1 नवंबर को जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो अंतिम महाराज जयपुर के वो मानसिंह द्वितीय ही रहे थे। बाद में देखिए ये भारतीय सेना के मानद लेफ्टिनेंट जनरल बनाए जाते हैं। ब्रिटिश सेना के कैप्टन भी ये रहे थे और 61वीं कैवलरी और राजपूतन रॉयल्स इनके कमांडर भी ये थे। और 1962 में ये राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य किए गए थे और 1965 में स्पेन में भारत के राजदूत भी ये नियुक्त किए गए थे। 1917 में पोलो खेलते हुए गिर जाने के कारण से लंदन में सवाई मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये थे प्रमुख जयपुर के कछवा वंश के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।